8 अप्रैल 1927 का दिन। पंजाब विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थीं। महिला कॉलेज के एक कमरे में सभी परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं दी जा चुकी थीं और सभी उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां भर रहे थे। परीक्षा शुरू होने में कुछ ही समय बाकी था। कमरे में मौजूद निरीक्षक के हाथ में समाचार पत्र था। निरीक्षक महोदय ने सोचा, क्यों ना इस समय का इस्तेमाल समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर निगाह डालकर किया जाए। जैसे ही उन्होंने समाचार पत्र खोला, उसके पहले ही पन्ने पर काकोरी कांड के अभियुक्तों की फांसी की सज़ा के बारे में खबर थी। पहली ही पंक्ति में बैठे परीक्षार्थी की निगाह उस पर गई और वे वहीं सदमे से बेहोश हो गईं। निरीक्षक तथा अन्य विद्यार्थी मिलकर उन्हें दूसरे कमरे में ले गए और वहां लगभग 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। उस दिन वह अपनी परीक्षा नहीं दे पाईं। उनका नाम सुशीला था और वे सुशीला दीदी के नाम से लोकप्रिय हुईं। आज इस श्रृंखला में सुशीला दीदी के बारे में। सुशीला बीए के अंतिम वर्ष की छात्रा थीं। वह एक कवित्री भी थीं। कॉलेज के विभिन्न अवसरों पर उन्हें अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाने का कई बार अवसर मिला और उन्होंने खूब वाहवाही भी बटोरी। अपने कॉलेज के दिनों से ही वह क्रांतिकारियों के संपर्क में आईं। सुशीला का जन्म 5 मार्च 1905 में पंजाब के दंतो चूहड़ गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिताजी फौज के अवकाश प्राप्त डॉक्टर थे। उनका पूरा परिवार कट्टर आर्य समाजी और राष्ट्रभक्त था। 1926 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन देहरादून में हुआ। वहां उनकी कविताएं बहुत सराही गईं। वहीं पर उनका परिचय भगवती चरण बोहरा एवं दुर्गा देवी से हुआ। इसके अतिरिक्त वहां उनका परिचय लाहौर नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों से हुआ, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। वे भगवती चरण बोहरा की मुँह बोली बहन बन गई और क्रांतिकारी समूह से जुड़ गईं। सभी क्रांतिकारी उन्हें दीदी बोलते थे, जिस कारण वे सुशीला दीदी के नाम से लोकप्रिय हुईं। सुशीला दीदी ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से गोपनीय पर्चे बांटने की ऐसी योजना बनाई, जिससे जालंधर में तहलका मच गया और अनेक लोग इस क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गए। सुशीला दीदी को कलकत्ता के एक बड़े नामी गिरामी सेठ सर छज्जूराम के यहाँ पढ़ाने की नौकरी मिली और वे कलकत्ता चली गईं। कलकत्ता के बाज़ारों में उस समय साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन चल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे थे। सुशीला दीदी तथा 2 अन्य महिलाएं भी हाथ में तिरंगा व साइमन वापस जाओ की तख्ती लेकर प्रदर्शन में शामिल हुईं। सुभाष चंद्र बोस इन महिलाओं की पहलकदमी देखकर बहुत खुश हुए। वह कलकत्ता में अन्य क्रांतिकारियों से भी मिली। लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह अपना वेश बदलकर दुर्गा भाभी व उनके बेटे के साथ कलकत्ता आ गए। सुशीला दीदी ने उनके रहने की व्यवस्था सेठ छज्जूराम के यहाँ ही की। क्रांतिकारी साथियों ने उन्हें कलकत्ता की नौकरी छोड़कर लाहौर आने के लिए कहा। वह खुशी खुशी इसके लिए भी तैयार हो गईं। सुशीला दीदी को लाहौर इसलिए बुलाया गया क्योंकि उन्हें व दुर्गा भाभी को अज्ञातवास में रहना होगा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की केंद्रीय कमेटी में यह फैसला लिया गया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लेबर डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सिक्योरिटी बिल के खिलाफ दिल्ली की असेंबली में बम धमाका करेंगे। सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी भगत सिंह से मिलने दिल्ली आईं। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को दोनों ने अपनी भुजाओं के रक्त से तिलक लगाकर विदा किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम धमाके किए और खुद को गिरफ्तार करवाया। इन दोनों क्रांतिकारियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाद में ब्रिटिश हुकूमत को भगत सिंह की सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने की बात पता चली तो उन्होंने भगत सिंह को लाहौर भेज दिया और वहां उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला और भी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेलों में डाला गया। सुशीला दीदी लाहौर में दुर्गा भाभी के साथ रहने लगीं। उनका काम था जेल में बंद साथियों को भोजन पहुंचाना, उनके परिवार का ध्यान रखना और मुकदमों की पैरवी के लिए पैसों का इंतज़ाम करना। सुशीला दीदी फिर से कलकत्ता गईं। वहां उन्होंने मेवाड़ पतन नामक नाटक खेलकर उससे मिले धन को भगत सिंह डिफेंस कमेटी को दिया। इसके अलावा उन्होंने क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी के लिए अपनी शादी के लिए रखे सोने के गहनों को भी दे दिया। सुशीला दीदी ने सिख लड़के का वेश बनाकर दिल्ली की बम फैक्ट्री में बम बनाना भी सीखा। वह इलाहाबाद में दुर्गा भाभी के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी रहीं और पार्टी का काम किया। इलाहाबाद में मातृ मंदिर के नाम से ही महिलाओं के लिए संस्था शुरू की, जिसमें उन्होंने व्यवस्थापक के रूप में काम किया। एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उनसे पूछा, सुशीला बताओ, क्या तुम भगत सिंह से मिलने लाहौर जा सकती हो? सुशीला ने पलटकर पूछा,
भैया, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? आज़ाद ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जैसी क्रांतिकारी महिला इस काम को बखूबी कर सकती है और यह काम मैं सिर्फ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। सुशीला दीदी लाहौर गईं और भगत सिंह की एक रिश्तेदार बनकर उनसे जेल में कई बार मिली। पुलिस को शक हुआ और वह उनके पीछे पड़ गई, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर वापस इलाहाबाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास आ गईं। उन्होंने आज़ाद को बताया कि भगत सिंह नहीं चाहते कि उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए कोई योजना बनाई जाए। आज़ाद ने सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को दिल्ली जाकर गांधी जी से मिलने की सलाह दी। उन दिनों ये खबर जोरों पर थी कि लॉर्ड इरविन व गांधी जी के बीच वार्ता होने वाली है। दोनों दिल्ली गईं। क्रांतिकारियों की सज़ा कम करवाने के उद्देश्य से वे गांधी जी से मिली। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन तभी कुछ घटनाएं तेज़ी से घटीं। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। प्रमुख क्रांतिकारियों की शहादत और गिरफ्तारियों के बाद क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया। ऐसे में उन्होंने इसकी कमान संभाली। बाद में सुशीला दीदी तथा दुर्गा भाभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं। उन्होंने महिला सेविकाओं का एक जत्था बनाया। एक बार जब वे जत्थे का नेतृत्व कर रही थी तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम इंदुमती बताया। जेल से रिहा होने के बाद वह फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गईं। 1933 में उन्होंने दिल्ली के एक जाने माने वकील श्याम मोहन से शादी की और दिल्ली आ गईं। वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थीं, लेकिन उन्होंने अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। 1937 में जब बहुत से क्रांतिकारियों को अंडमान जेल से छोड़ा गया तो उनके स्वागत में एक बड़ी राजनीतिक रैली करने की योजना सुशीला दीदी एवं दुर्गा भाभी ने बनाई। क्योंकि दोनों कांग्रेस की सदस्य थीं, इसलिए उनकी इस योजना का विरोध हुआ। कई चेतावनियों और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खतरे के बाद भी उन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। एक क्रांतिकारी पंडित परमानंद ने तो उन्हें भारत की जॉन ऑफ आर्क भी कहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपने पति के साथ भागीदारी की और जेल भी गईं। सुशीला दीदी ने पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में महिला शिल्प विद्यालय शुरू किया। वे जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी बनी। 13 जनवरी 1963 को 58 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में उनके नाम पर एक सड़क और एक स्कूल है, लेकिन बहुत कम लोग ही सुशीला दीदी के बारे में जानते होंगे। तो मैं सीमा मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नायिका की कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा।